इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स के बाद अब आइए पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या होता है ये और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए हमने आईएस कंट्रोल में यह पढ़ा कि कई सारे थ्रेट्स एंड रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें मिटिगेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कई सारे कंट्रोल्स को डिजाइन करता है और उसे इंप्लीमेंट करता है। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन यह है कि यह कैसे पता लगाया जाए कि जो भी कंट्रोल्स हमने डिजाइन किए थे, चाहे मैनेजरियल हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो, कुछ भी वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि दोस्तों हमने सोचा कुछ और होता है, लेकिन जब हम रियलिटी चेक करें तो यह मालूम होता है कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसीज छूट जाती है। तो यहां पे हमें एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करना होगा जो सबसे पहले यह देखेगा कि डिजाइन किए गए कंट्रोल्स क्या थे और क्या उसी हिसाब से कंट्रोल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या कंट्रोल्स सफिशिएंट है, पोटेंशियल है डिजाइन किए गए, उस प्लान किए गए रिस्क को मिटिगेट एंड प्रिवेंट करने के लिए। दोस्तों ये जो इंस्पेक्शन, ये जो एग्जामिनेशन की जाएगी उस पर्टिकुलर पर्सन द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन में जाके हर एक कंट्रोल को चेक करेगा, उसका रियलिटी चेक करेगा, उसकी सही तरीके की फंक्शन को चेक करेगा और मैनेजमेंट को रेकमेंड करेगा अगर कुछ अपडेशंस की जरूरत है तो ये जो इंस्पेक्शन है उससे ही हम कहते हैं सिस्टम ऑडिट। अब सबसे बड़ा डाउट यह है कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को ऑडिट करने के लिए सिस्टम ऑडिट ही क्यों हमें डालना? क्या हम नॉर्मल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है उससे काम नहीं चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो, वहां पे वॉल्यूमिनियस ट्रांजैक्शंस हो, पर्टिकुलरली सारा का सारा डेटा अगर डिजिटली प्रोसेस हो रहा है तो दोस्तों नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑडिट की टेक्निक से हम उसे ऑडिट नहीं कर सकते। हमें कंपलसरी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग में ही जाना पड़ेगा। क्यों? आइए समझते हैं इस एग्जांपल से। देखिए हुआ यूं कि मान लीजिए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और रेलवे डिपार्टमेंट ने आपको एक असाइनमेंट दिया कि भाई रेलवे की एवरी डे की जितनी भी इनकम आ रही है टिकट बुकिंग थ्रू, आप उसे जाके ऑडिट कीजिए। आप तो इतने एक्साइटेड हो कि क्या बात है, इतना बड़ा असाइनमेंट मिला है। आप जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में गए, रेलवे डिपार्टमेंट में गए, आपको पता चला कि वहां पे एवरी डे के 3 करोड़ से भी ज्यादा टिकट्स बुक होते हैं। जैसे ही आपने देखा आप सोच में पड़ गए। हमने जनरली आर्टिकलशिप में यह सीखा होता है कि जब हम ऑडिट करने के लिए जाए और अगर ट्रांजैक्शन बहुत बड़े हैं तो हम कुछ सैंपलिंग टेक्निक्स का यूज करके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे सैंपल भी कितना लेंगे आप? 3 करोड़ ट्रांजैक्शंस एवरी डे, और फेस्टिवल्स में तो ये नंबर और भी बढ़ जाता है। अगर आप 10% भी सैंपलिंग ले तो भी एवरी डे के 30 लाख टिकट्स होंगे। आप उसे कैसे ऑडिट करेंगे? सबसे बड़ा दिक्कत तो यह है कि आपको कंपेयर करने के लिए वहां पे कोई एविडेंस नहीं मिलता। देयर इज नो एनी विजिबल ऑडिट एविडेंस टू डू द ऑडिट। कैसे? क्या लगता है जब रेलवे डिपार्टमेंट कोई टिकट इश्यू करता है तो उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी रखता है क्या ऑडिटर के लिए? भाई ये हमने कस्टमर को दिया, ये तेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिस्टम में सिर्फ एक ही एंट्री सेव होती है, उसकी डुप्लीकेट प्रिंट आउट कॉपीज नहीं रखी जाती। तो आप ट्रांजैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे उसको मैच करेंगे और कैसे उसकी एक्यूरेसी को मेजर करेंगे? तो दोस्तों ऐसे बड़े से रेलवे, बैंक, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम ट्रेडिशनल ऑडिट की टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकते। हमें वहां पे हमारे अप्रोच को बदलना पड़ेगा। तो कैसे करें इसका ऑडिट? एज बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें साइन तो डालनी पड़ेगी, ऑडिट रिपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं है। कैसे इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए इट इज नॉट पॉसिबल टू गो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। हम ये सोचते हैं कि ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो भी इनपुट डाला है वो सही तरीके से प्रोसेस होना चाहिए और जो आउटपुट निकला है वो ट्रू एंड फेयर और यू कहो कि एक्यूरेट व्यू देना चाहिए। अगर हमारे आउटपुट में गलती है तो हमें उसे डिटेक्ट करके उसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये आउटपुट को सही तरीके से बनाने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या ये सही प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, कैसे जानेंगे उसे?
देखिए ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव एरर्स एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है, बट ये इंश्योर करना है कि इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है या नहीं, वो एक्यूरेट है या नहीं। ये सारा ऑडिट का जो भी हमारा मेथड से जो भी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही है कि हमारा आउटपुट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। लेकिन इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन जाना पॉसिबल ही नहीं, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए हम थोड़ा रिवर्स थिंकिंग करते हैं, कब हमारे आउटपुट्स एक्यूरेट होंगे एंड कब वो एक्यूरेट नहीं होंगे। देखिए हमारे आउटपुट्स जो है वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। सबसे पहला प्रोसेसिंग, अगर भैया प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इनपुट चाहे कितना भी सही डाल लो आउटपुट सही नहीं आएगा। और दूसरी चीज इनपुट, अगर प्रोसेसिंग सही है लेकिन इनपुट ही गलत डाला है, एंट्री ही रॉन्ग तरीके से हुई है, तो आउटपुट हमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों यहां पे हमें फोकस ट्रांजैक्शंस के बदले इनपुट एंड प्रोसेसिंग पे करना है। देखिए आज बैंक माने या रेलवे, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट जैसी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वहां पे ज्यादातर ट्रांजैक्शंस सेल्फ जनरेटेड होते हैं, ज्यादातर ट्रांजैक्शंस यूजर खुद एंटर करता है। आज ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन का एक लिस्ट बना के बाद में अकाउंटेंट उस डेटा को फीड अप करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यहां पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई अकाउंटेंट जैसा बंदा एंट्री कर ही नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द एंट्रीज आर मेड बाय यूजर। तो दोस्तों अगर हम इनपुट को सही तरीके से सिक्योर कर ले, अगर प्रोसेसिंग में यह इंश्योर कर ले कि सारा का सारा प्रोग्राम एंड कोडिंग सही तरीके से ही जा रहा है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली हमारी आउटपुट सही आएगी। तो दोस्तों सिस्टम ऑडिट में हम ट्रांजैक्शंस पे नहीं जाते, हमारा मेन फोकस होता है इनपुट की एक्यूरेसी और उसके साथ साथ प्रोसेसिंग की एक्यूरेसी। तो दोस्तों हमारी जो आउटपुट है वो सही इंफॉर्मेशन तभी नहीं बताती जब इनपुट या प्रोसेसिंग में कई सारे थ्रेट या रिस्क हो। ऑर्गेनाइजेशन को इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कई सारे कंट्रोल्स को डिजाइन करना होगा और उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना होगा। ये कंट्रोल्स कौन से होंगे उसको हमने डिटेल में पढ़ा था कंट्रोल के पॉइंट्स में। ध्यान रखिए रिस्क या थ्रेट ये इंटरनल भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए प्रोग्रामिंग या कम्युनिकेशन चैनल को हैक करके हैकर ने प्रोग्राम को मैनिपुलेट किया, ये एक एक्सटर्नल थ्रेट थी। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने ही अपने आईडी पासवर्ड का मिसयूज करके सर्वर को डैमेज करने की कोशिश की, डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो ये एक इंटरनल थ्रेट था। तो दोस्तों आउटपुट अगर हमें सही चाहिए तो हमें इनपुट काफी स्ट्रिक्ट तरीके से कंट्रोल करनी होगी एंड प्रोसेसिंग को भी टाइम टू टाइम स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करके उसके बग्स को डिटेक्ट करके अपडेट करते रहना होगा और प्रोसेसिंग को भी टाइम टू टाइम हमें मेंटेन करते रहना होगा। और दोस्तों कैसे यह पता लगाया जाए कि इनपुट स्ट्रिक्ट तरीके से कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही, कैसे यह पता लगाया जाए कि प्रोसेसिंग स्ट्रिक्ट तरीके से सही तरीके से स्मूथली प्रोसेस हो रही या नहीं हो रही, ये देखने के लिए तो ही हमें अपॉइंट करना पड़ेगा सिस्टम ऑडिटर। वो प्रोसेसिंग को डिटेल में चेक करेगा, क्या वहां पे कोई एरर है, वो हर एक कंट्रोल्स को डिटेल में चेक करेगा और अगर कुछ भी गड़बड़ी उसको पता चली तो सीधा मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा एंड देन मैनेजमेंट लेंगे कुछ करेक्टिव एक्शंस। तो सिस्टम ऑडिट में कौन से फंक्शंस ऑडिटर एग्जीक्यूट करता है? बेसिकली सिस्टम ऑडिट को इन दो पार्ट में किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेसिंग का ऑडिट, जहां पे यह देखा जाता है कि प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, क्या वो सही तरीके से प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सारे के सारे कंट्रोल्स का ऑडिट। अगर कंट्रोल स्ट्रिक्ट है, अगर प्रोसेसिंग सही है, मतलब आउटपुट पे कोई गड़बड़ी नहीं। और दोस्तों अगर आउटपुट में कोई गड़बड़ी नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। और इसी प्रोसेसिंग के ऑडिट को एंड कंट्रोल्स के ऑडिट को जब ऑडिटर एग्जीक्यूट करता है उससे ही कहा जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे आईएएस ऑडिट को कर सकता है? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एज बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ अज्यूम्स दैट यू हैव द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल डेटा, यू हैव द नॉलेज ऑफ टैक्सेशन, कॉस्ट, बट अगर हमें सिस्टम ऑडिट करना है तो सीए के साथ साथ हमें एक और मास्टर डिग्री भी चाहिए, जिसे हम ईसा या डिसा कहते हैं। देखिए, ईसा एंड डिसा ये सिस्टम ऑडिट करने की क्वालिफिकेशन देते हैं। DISA ये इंस्टीट्यूट का डिग्री है जो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने सीए की डिग्री के लेने के बाद उसे अप्लाई कर सकता है। एंड ISA एक इंटरनेशनल डिग्री है जो अमेरिका की इसाका करके ऑर्गेनाइजेशन है वो देते हैं। ईसा डिग्री से पर्सन पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जहां पे इसाका ने कंट्री को रिकॉग्नाइज किया है वहां पे सिस्टम ऑडिट कर सकता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैसे सिस्टम ऑडिटर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग या उसकी प्रोसेसिंग को ऑडिट करेगा। देखिए, प्रोसेसिंग को ऑडिट करने के कई सारे टेक्निक्स हैं। सबसे पहला है ब्लैक बॉक्स टेक्निक। अब ये ब्लैक बॉक्स टेक्निक क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए यहां पे स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले इनपुट, बाद में प्रोसेस एंड देन आउटपुट। अब ब्लैक बॉक्स में क्या करना है कि ये जो प्रोसेसिंग वाला बीच वाला पार्ट है उस पे बॉक्स बना के ब्लैक कर दो। आप कर रहे भाई क्या मजाक कर रहे हो, समझाओ। समझते हैं। देखिए यहां पे प्रोसेसिंग को ब्लैक करना, इसका मतलब इग्नोर द प्रोसेसिंग, इग्नोर द कोडिंग्स एंड द प्रोग्रामिंग्स। डायरेक्टली आप फोकस कीजिए इनपुट एंड आउटपुट को। मतलब देखिए, एज बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें अकाउंटिंग का तो नॉलेज होता है, लेकिन क्या हमें कोड्स का नॉलेज होता है? क्या हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होता है? नहीं भाई, वो तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमको पढ़ाया भी नहीं गया और वो काफी टेक्निकल हो जाएगा। तो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा बंदा इस ऑडिट को कैसे करेगा, समझते हैं। देखिए, अकाउंटेंट को पता होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री कहां कहां अफेक्ट होगी, तो वो क्या करेगा, कुछ ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करेगा, उसकी डमी एंट्री बनाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में उस डमी एंट्री को इनपुट करेगा। अब वो प्रोसेसिंग कोडिंग वेरीफाइड नहीं करेगा, वो उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस की कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट को चेक करेगा। एग्जांपल के तौर पे हम सभी जानते हैं कि सेल्स का जर्नल एंट्री क्या होता है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो वो देखेगा कि इसकी पॉसिबल अफेक्ट कहां कहां जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या ये कस्टमर के अकाउंट में सही तरीके से गया, क्या ये सेल्स अकाउंट में सही तरीके से गया, क्या ये इन्वेंट्री को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया, क्या उसकी कोरिस्पॉन्डिंग टैक्सेशन इफेक्ट, क्यों सेल्स में जीएसटी होता है, क्या जीएसटी के अकाउंट में सही तरीके से गया, जो डिस्काउंट सही तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए वो सही तरीके से हुआ। तो दोस्तों यहां पे ऑडिटर इनपुट के हिसाब से हर एक आउटपुट की पॉसिबल आउटकम को चेक करेगा और उसको अगर कहीं पे भी गड़बड़ी मिली, मतलब हमारे प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी है, तो यहां पे ऑडिटर भाई साहब प्रोसेस को नहीं चेक करते, लेकिन इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को चेक करते हैं। इसे ही कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेक्निक। ब्लैक बॉक्स टेक्निक के बाद द नेक्स्ट टेक्निक इज व्हाइट बॉक्स टेक्निक। देखिए यहां पे जो प्रोसेसिंग है वो व्हाइट बॉक्स में रहेगा एंड इनपुट एंड आउटपुट ब्लैक हो जाएंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहां पे एक्चुअली कैसे ऑडिट होगा। यहां पे इनपुट एंड आउटपुट को देखा ही नहीं जाता, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई किया जाएगा प्रोसेसिंग, उसका कोडिंग, उसका प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। अगर कोड्स में कुछ गड़बड़ी है, अगर प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी है, तो दोस्तों इनपुट कितना भी सही डाल लो, आउटपुट सही नहीं आएगा। थर्ड इज इन दोनों का हाइब्रिड वर्जन, उसे हम कहते हैं ग्रे बॉक्स टेक्निक। ग्रे बॉक्स मतलब सिंपल भैया, यहां पे व्हाइट और ब्लैक को मिला दो, जो कलर बनता है उसे ग्रे कहते हैं। मतलब देखिए यहां पे ऑडिटर जो होता है वो कोडिंग को भी वेरीफाई करता है और साथ साथ इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन भी मेंटेन करता है, उसको ऑडिट करता है। तो दोस्तों इन तीनों टेक्निक्स में ये थर्ड वाली थोड़ी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये ज्यादा एश्योरेंस देता है एक्यूरेसी का। अब सवाल या डाउट ये है कि भाई ऑडिटर के पास तो टेक्निकल नॉलेज नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो प्रोसेस को कैसे ऑडिट कर सकता है। तो ध्यान रखिए, प्रोसेस को ऑडिट करने के उसके पास ये 2 तरीके हैं। सबसे पहला, वो ऐसे टेक्निकल बंदे को अपॉइंट करेगा एज बीइंग हिज स्टाफ,
जो खुद नॉलेजेबल है, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा नॉलेज है, अब उस बंदे की हेल्प से वो कोडिंग को वेरीफाई करेगा। वेरी इजी। अगर हमें नहीं आता भाई तो हम किसी और को ओपन कर लेंगे। दूसरा, वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज करेगा जो सॉफ्टवेयर का ऑडिट करेंगे। क्या ऐसा भी होता है? ऑब्वियसली यस। देखिए आज मार्केट में ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस एंड फीचर वाले सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर एक बार उसे मेन सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दिया एज बीइंग एम्बेडेड प्रोग्राम, तो दोस्तों वो खुद ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन बतौर लॉग ऑडिटर को देगा कि ऑडिटर उसे स्टडी करके प्रोसेस की एक्यूरेसी को मेजर कर सकता है। देखिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यह समझ लीजिए कि ये जो ऑडिट सॉफ्टवेयर से जो सॉफ्टवेयर का ऑडिट करने में हेल्प करते हैं ऑडिटर को, उसे इतने सारे नाम से जाना जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी नेम यूज होता है, हमें सेम कंटेंट लिखनी है। कैसे नाम? ध्यान रखिए, सबसे पहले इन ऑडिट सॉफ्टवेयर को माना जाता है CAAT। CAAT का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम कहते हैं कॉन्करेंट ऑडिट टूल्स। एक और नाम कंटिन्यूअस ऑडिट टूल्स, या इसे एम्बेडेड प्रोग्राम्स भी कहते हैं। क्यों से एम्बेडेड प्रोग्राम्स कहते हैं? क्योंकि ये मेन सिस्टम, मेन सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। जब बड़ी कंपनियां बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वे एंश्योर करते हैं कि ये प्रोग्राम, ये CAAT के फीचर्स उस मेन पार्ट में होने चाहिए।